कल हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था। आज हम प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन का मुख्य क्या कार्य क्या होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर किसकी? सेल्स एंड टिश्यूज की। फिर इसमें नेक्स्ट है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 4.1 kg कैलोरी मिलती है। जब प्रोटीन का डाइजेशन बॉडी में होता है, जब हमने प्रोटीन इंटेक किया तो उसका डाइजेशन होगा, तो उसके जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड। जो इसका डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, वो है 1 ग्राम प्रति केजी वेट। यानी कि किसी के किलो के वेट के हिसाब से, किलो 1 ग्राम, 1 किलो वेट, 1 ग्राम, 2 किलो वेट, तो जितना किलो वेट है उतने ही ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है। फिर जो सेल की प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन आपने पढ़ी होगी, राहुल जी ने बताया था, उसका निर्माण किससे हुआ है? प्रोटीन से हुआ है। चाहे वो राइबोसोम है ना, उसका भी प्रोटीन सिंथेसिस में उसका वर्क है। नेक्स्ट आएगा सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? रिच सोर्स क्या है? प्लांट। प्लांट में कौन कौन से? पल्सेस, जितनी भी दालें आती हैं वो सब प्रोटीन का रिच सोर्स है। नट्स जितने भी आते हैं, ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद एनिमल में आएगा मिल्क, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सभी इसी में आएंगे। उसके बाद मीट, एग, फिश, ये सभी किसके रिसोर्स हैं इसमें? प्लांट सोर्सेज में आप लोग बनाना, एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पालक, कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, ये सभी किसके रिसोर्स हैं? प्रोटीन के। उसके बाद क्या होता है कि यूरिन, बाइल व स्वेट यानी कि पसीने को छोड़कर सब में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इन तीनों में प्रोटीन की, क्योंकि ये सारे वेस्ट होते हैं। यूरिन भी वेस्ट है, बाइल हमारे भोजन को जब HCl के साथ मिलके जूस बनाने में काम आता है, स्वेट पसीना है वो भी हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा में निकल जाता है। तो इन सब को छोड़कर बाकी का प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं ग्रोथ में काम आता है। अब ये अमीनो एसिड हमारा लास्ट प्रोडक्ट बना, आप लोग देख रहे होंगे थर्ड पॉइंट पे कि जिसका प्रोटीन का डाइजेशन होगा। अमीनो एसिड, इसी अमीनो एसिड को कितनी टाइप्स में बताया गया है? 20 जगह पर 20 बताया गया है, किसी किसी जगह पर 22। तो दो प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक असेंशियल, एक नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन से होते हैं? ऐसे एसिड्स जो बॉडी की ग्रोथ करते हैं, यानी कि मैंने बताया था प्रोटीन का काम है ग्रोथ एंड रिपेयर। तो जो ग्रोथ में हेल्प करेंगे उनको तो कैसे किसे बोलते हैं? असेंशियल। और जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है और जो रिपेयर का काम करते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन असेंशियल, जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि असेंशियल कौन कौन से हैं। असेंशियल और नॉन असेंशियल टू टाइप्स बताए हैं अमीनो एसिड्स के। असेंशियल कौन से जी होते हैं मैम। जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी के रिपेयर में हेल्प करते हैं, जिनको बॉडी खुद सिंथेसिस करती है। तो असेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं मैं बता रही हूँ। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, मीथियोनाइन, वेलाइन, थ्रियोनाइन, आर्जिनाइन, हिस्टाडिन और फेलिलामाइन। अब देखिए, इनको आप लोग ऐसे तो याद नहीं रख सकते हैं, तो इनका मैंने एक ट्रिक बनाया है याद करने का। तो आप देख रहे होंगे असेंशियल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या लिख रहा है? ट्राई दिस VIP मॉल। यानी कि ट्राई से हो गया ट्रिप्टोफेन, दिस में मतलब कि आ जाएगा आपका थ्रियोनाइन, उसके बाद V से आ जाएगा वेलाइन, I से आइसोल्यूसिन, और P से आ जाएगा हमारा लास्ट वाला फेलिनामाइन, M से मिथियोनाइन, A से आ जाएगा आर्जिनाइन, डबल L से आ जाएगा ल्यूसिन और लाइसिन। शायद करेक्ट है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। हिंदी का नाम बताइए, दे दीजिए। क्या चीज? हिंदी में क्या बोलते हैं? परसेंट, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए आप वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को जल्दी और मरम्मत में। नेक्स्ट देखिए, नॉन एसेंशियल होते हैं
कुछ अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल होते हैं, तो एलामाइन, सेकंड नंबर पे एस्पार्टिक एसिड, थर्ड वन जैकूसी, इज, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। उसके बाद आएगा ग्लूटामिक एसिड, फिफ्थ वन इज ग्लूटामाइन, देन ग्लाइसिन, देन सीरिन, देन सिस्टीन, देन प्रोलाइन, देन टायरोसिन। इन सबका शॉर्ट फॉर्म आप देख लीजिए। मैंने नॉन एसेंशियल के राइट हैंड साइड पे देखिए AQGQSCPT, यानी कि ए से तीन है, कौन कौन से, एलाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन। जी के तीन है, कौन कौन से, ग्लूटामिक, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन। और SCPT यानी कि एस से हो गया सीरिन, सी से हो गया सिस्टीन, पी से हो गया प्रोलाइन और टी से हो गया टायरोसिन। करेक्ट है, ये समझ में आ गया। असेंशियल को याद करेंगे, ट्राई दिस VIP मॉल, ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगी याद करने की। देन उसके बाद नॉन असेंशियल की AQGQSCPT, ये 10-10 है। असेंशियल भी 10 है, नॉन असेंशियल जिनकी बॉडी में हमारे चेंजेस जो बॉडी अंदर ही अंदर खुद से चलते रहते, तो उसमें हेल्प करते हैं। अब उसके बाद प्रोटीन का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब तीन और मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी आपकी। वॉइस बहुत बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस। हमारी आज देखिए, अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बताया है प्रोटीन का, तीन आधार पर बताया है। एक क्वालिटी के वॉइस आधार क्लियर पर, नहीं है, आप अपना एक बार नेटवर्क देख लीजिए। तीन प्रकार से प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बताया है क्वालिटी के आधार पर। अभी आवाज सही आ रही है क्या? हाँ जी हाँ मैम, जी अब ठीक है। क्लियर। क्वालिटी के आधार पर, सोर्स के आधार पर और केमिकल रिएक्शन के आधार पर। क्वालिटी के आधार पर तीन प्रकार के प्रोटीन बताए हैं, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। सोर्स के आधार पर एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स। एंड केमिकल रिएक्शन के आधार पर सिंपल, कॉन्जुगेटेड एवं ड्राइव्ड प्रोटीन। इनमें से हमारे जो सोर्स के आधार पर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कौन कौन से आते हैं इसमें, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स यानी कि आप जानते हैं जितनी भी दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सोयाबीन, बनाना, जितने भी वेजिटेबल्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी, स्पिनच, पालक, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, प्लांट सोर्सेज में। और एनिमल सोर्सेज में मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट हैं जितने भी, बटर, पनीर, कर्ड, एग, फिश, ये सब असेंशियल। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, असेंशियल्स में होते हैं, यानी कि जिनकी हमारी बॉडी को आहार के साथ आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जिसको भी कोई क्वेरी हो वो लास्ट में पूछ ले। अब इनका बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, प्रोटीन का हमारी बॉडी में बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, ये किस में हेल्प करता है, बॉडी के ग्रोथ, ये तो स्टार्टिंग में बता ही दिया कि टिश्यूज के मेंटेनेंस में। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स, बॉडी के जितने भी फाइबर्स डैमेज हो गए होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम और हार्मोन्स। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम और हार्मोन्स कौन से, यानी कि इंसुलिन हुआ, थायरोक्सिन, एड्रिनल, जितने भी जो ग्लैंड्स हैं और जिन इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी प्रोटीन हेल्प करता है। फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, जो हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपने सुना होगा जब जलनेती सूत्रनेती करते हैं तो एक ऑस्मेटिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से नाक से पानी लेते हैं तो वो वापस आ जाता है, तो इसके वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। फिफ्थ वन इज रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी में
एसिड और एल्कलाइन दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, जिसमें 20% एसिड और 80% एल्कलाइन बॉडी टेम्परेचर होता है। तो उसको ये बैलेंस करता है क्या? प्रोटीन। उसके बाद एनर्जी का अच्छा सोर्स है जो कार्बोहाइड्रेट के संग मिलकर काम करता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ फंक्शन है उनको रोककर ये एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाता है। जैसे कि बहुत फास्टिंग करते हैं हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, तो फिर प्रोटीन अपना काम करना शुरू कर देता है खुद ही। फिर उसके बाद बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अल्फा बीटा और ग्लोबुलिन, ये तीन प्रकार के हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मापने की इकाइयां होती हैं। तो इनमें जो ग्लोबुलिन है वो O2 कैरी करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी से, तो उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जो अच्छा ब्लड लेके आना और वापस से जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेके आना गैसेस के एक्सचेंज में, उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद है डिफेंस मैकेनिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये तो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब में रहता है, ये कॉमन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कि इनकी अगर डेफिशिएंसी होगी प्रोटीन की तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी समस्याएं दिख सकती हैं। तो एक आप देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर पे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में लिख रहा है मार्सामस, यानी कि इसको बोले, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है व्यर्थ करने वाला पदार्थ। यानी कि 1 साल तक के बच्चों में ये परेशानी देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे में जो माँ के गर्भ से ही प्रोटीन की कमी रहती है, जो मदर ने उस टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी टाइम पे प्रोटीन इंटेक नहीं किया होता, जो कमी बाद में बच्चे को देखने को मिलती है। जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या होगा कि बच्चे का वेट लॉस होगा। एक हेल्दी बर्थ चाइल्ड का वजन होना चाहिए 3.5 kg। वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा 2 kg 1.5 kg का बर्थ लेता है। फिर उसकी क्या होती है, हाथ पैर अजीब से होते हैं, उसका पूर्ण रूप से मतलब शरीर विकसित नहीं हुआ होता है। तो ये डिसीज डेफिशिएंसी देखी जाती है। दूसरी देखी जाती है क्वार्सियोरकर, ये बहुत मेन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वार्सियोरकर, इसमें क्या होता है कि 1 से 3 साल तक के बच्चे में देखी जाती है ये समस्या। और क्यों? जब बच्चे को मदर्स फीड नहीं मिलता, यानी कि माँ का दूध नहीं मिलता, तो इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। बच्चे को बाहर का दूध दिया जाता है जो ऊपर से बोतल में, या फिर ये जो आप लोग देखते होंगे लैक्टोजन वगैरह, काउ मिल्क, ये सब दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती बच्चे को। तो ये ज्यादातर दोनों डिसीज बच्चों में ही देखी जाती हैं। जो मार्सामस है वो 1 साल के बच्चे में, और ये क्वार्सियोरकर है ये 1 से 3 साल तक के बच्चों में मदर्स फीड नहीं मिलता, इस वजह से देखी जाती है। उसके बाद एक्सेसिव डिसऑर्डर आएगा। इसमें क्या होता है, किडनी डिसऑर्डर देखे जाएंगे बॉडी में, कि जब यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो प्रोटीन उसको सिंथेसिस नहीं कर, प्रोटीन की अधिकता लेने से क्या हो जाता है कि यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिया की मात्रा बढ़ेगी तो किडनी पर लोड पड़ेगा और किडनी अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी डिसऑर्डर्स देखे जाएंगे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। एक्सेसिव डिसऑर्डर में आप लोग इसको इम्पोर्टेंट याद रखें ऑस्टियोपोरोसिस को। ज्यादा प्रोटीन से क्या होता है कि कैल्शियम का जो लेवल है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बोन्स ना खोखली सी होने लगती हैं। बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों से संबंधित समस्या, जॉइंट्स में, यहाँ पे नी में, इनमें प्रॉब्लम देखी जाती है। हाथों के जॉइंट्स में, रिस्ट जॉइंट, और इनमें पेन दिखने लगता है, अकड़न, अनचाही सूजन कभी कभी दिखने लगती है। तो ये समस्या। और फिर उसके बाद है ओबेसिटी। क्या होता है कि जब ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। अगर फैट हमारी बॉडी में अनचाहा फैट कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो ओबेसिटी का शिकार बनाएगा इंसान को। तो इस तरह से आप देख लीजिए क्या बताया मैंने। प्रोटीन का एक तो ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है। इसका डेली रिक्वायरमेंट 1 ग्राम प्रति kg पर वेट। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 kg कैलोरी। और इसका अंतिम उत्पाद क्या है, अमीनो एसिड। सोर्सेज हैं प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। इसमें ये टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड 2 टाइप्स बताएं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से होते हैं, जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो रिपेयर में काम करते हैं।
असेंशियल 10 प्रकार के बताएं, नॉन असेंशियल 10 प्रकार के, इनका शॉर्ट फॉर्म्स भी आप देख लीजिए। फिर क्लासिफिकेशन बताया 3 प्रकार से, क्वालिटी के आधार पर, सोर्स के आधार पर और रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर, जिसमें से कि अकॉर्डिंग टू सोर्स हमें याद करना है। उसके बाद इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस बताइए। फिर उसके बाद डेफिशिएंसी और एक्सेसिव डिसऑर्डर, जिसमें से कि डेफिशिएंसी में क्वार्सियोरकर महत्वपूर्ण है और एक्सेसिव में ऑस्टियोपोरोसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिपिड यानी कि फैट यानी कि वसा, जो एक चिकनाई युक्त पदार्थ यानी कि घी, तेल, रिफाइंड, ऑलिव ऑयल, वॉटेवर जो हम यूज करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वसा के अंतर्गत, जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये अधिक और कम मात्रा, ये दोनों हानिकारक हैं इसकी। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जब इसका डाइजेशन होगा लिपिड का बॉडी में, तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। जब हमने कोई भी चीज इनटेक की, मान लीजिए हमने दूध ही पिया या फिर घी खाया, हमने घी पूरा खाया मान लीजिए, तो घी हमारी बॉडी में किस प्रोडक्ट में जाके लास्ट में चेंज हो जाएगा? वो 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या है? अब इसका देखिए, इसमें कैलोरी बढ़ जाएगी कि जब 1 ग्राम लिपिड हम इनटेक करेंगे तो उससे कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? 9.3 kg कैलोरी एनर्जी मिलती है। और इसका डेली रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, कितना है? 20 ग्राम पर डे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उसमें बोलते हैं ना कि साइनोवियल फ्लूइड होता है, या फिर ये जो हमारी एल्बो होती है इसमें एक फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड में चिकनाई की आवश्यकता होती है। अगर ये चिकनाई कम होती जाएगी, धीरे धीरे जॉइंट घिसते जाएंगे, जिससे कि आर्थराइटिस, गाउट जैसी प्रॉब्लम्स दिखने को मिलेंगी। फिर है फैटी एसिड जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो संतृप्त जो वसा में घुलनशील होते हैं और असंतृप्त जो वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन सा हो गया? सैचुरेटेड फाउंड इन एनिमल सोर्स, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो किस में मिलता है? पेड़ पौधों में। नेक्स्ट देखिए इनके रिसोर्स, देखिए एनिमल सोर्स, इसमें क्या क्या आता है? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, एग, बटर, घी, पनीर और मीट। देन उसके पश्चात प्लांट सोर्सेज में ऑयल, सीड्स, जितने भी सीड्स हैं वो, पल्सेस, मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई जो होती है, सरसों जिसे बोलते हैं, और ड्राई फ्रूट्स। अब देखिए, जैसे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन था 3 प्रकार से, ठीक उसी प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स भी बताया है, सिंपल, जिसमें क्या क्या आता है? फैट एंड ऑयल, वैक्स, कंपाउंड जिसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और प्रोटियोलिपिड, देन ड्राइव्ड उसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और स्टेरोल्स। ये इनका अंदर जाना जरूरी नहीं है, बस इनके क्लासिफिकेशन आप पढ़ लें, तो इसलिए मैंने इसके अंदर को डिस्क्राइब नहीं किया है। बस इनके क्लासिफिकेशन को हमें पढ़ना है जो जरूरी है। ज्यादातर इसमें वैक्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है, और ग्लिसरॉल का। तो वैक्स क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जो 3 फैटी एसिड के साथ मोनोहाइड्रिक व डिहाइड्रिक क्रियाएं करता है। यानी कि जब आपने देखा होगा ऐसा एल्कोहल का टाइप जिसमें 1 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, तब उसे मोनोहाइड्रिक बना देते हैं। ये थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया। आप लोग बस इतना इसके क्लासिफिकेशन को याद कर लेंगे। अब इसका बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस देख लें। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिसोर्स होता है फैट। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज सेकंड पॉइंट है, इसमें देख लीजिए कैसे होता है कि एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर रहता है। यदि जरूरत से ज्यादा फैट इंटेक किया जाता है तो ये स्टोर हो जाते हैं, और अधिक फैट की आवश्यकता पर ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करने लगते हैं, क्योंकि जो फैट है हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज के रूप में स्टोर हुआ, और उसके बाद ये स्टोर हो गया, और जब हमें जरूरत पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या करेगा? फिर वहां से हमें बॉडी में
कलेक्ट होके और फिर हमें जरूरत पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर क्या आता है कि थर्मल आइसोलेशन, यानी कि ये क्या है, ऊर्जा का अच्छा कुचालक है। यानी कि स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है जो आउटर टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर के बीच एक सेफ गार्ड का काम करती है। तो लिपिड हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो स्किन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। देन उसके बाद आएगा प्रोवाइड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी और सेल के लिए आवश्यक होते हैं। फिर नेक्स्ट वन देखिए, 6 वन इज प्रोटीन सेविंग एक्शन, यानी कि प्रोटीन की बचत करना। मैंने बताया था कि जब प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, फैट के रूप में स्टोर होके फिर वो काम करने लगता है, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन अपना एनर्जी वर्क शुरू कर देती है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो काम प्रोटीन के लिए फैट कर रहा था अब वही काम फैट के लिए कौन करेगा, प्रोटीन। तो जब बॉडी में प्रोटीन अपना एनर्जी वर्क शुरू कर देती है तो जो अपना प्राइमरी वर्क है, ग्रोथ एंड रिपेयर, वो छोड़ देता है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उसको अब किसका काम करने के लिए मिल गया, फैट का काम करने के लिए मिल गया। 7th आता है कि जो प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स यानी कि लंग्स, लिवर, स्टमक, हार्ट आदि ऑर्गन, इनकी जो आउटर कवर है वो किसकी बनी होती है, फैट की बनी होती है, जो ऑर्गन को सॉफ्ट बनाए रखती है। क्योंकि तभी तो जितने भी ऑर्गन्स है वो गुदगुदे से ऐसे लचीले से होते हैं, क्योंकि उनमें फैट की मात्रा अधिक होती है। और फिजिकल शॉक से भी उसको सेफ रखती है। ये शॉक एब्जॉर्बर की भांति कार्य करते हैं। कोई भी एकदम से हमारी बॉडी को झटका इसीलिए नहीं लग पाता क्योंकि जो फैट की एक मोटी लेयर हमारी बॉडी पर, ये जो हमारी बॉडी के वाइटल यानी कि बड़े बड़े जो ऑर्गन्स है, लंग हुआ, लिवर, सबसे बड़ा वो बताया गया ऑर्गन, तो इनके लिए सेफ गार्ड का काम करता है फैट। 8 नंबर देखिए, फूड सेटिस्फेक्शन। फैट की मात्रा भोजन में अधिक होने पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो सीक्रेशन है ना वो कम हो जाता है, इसलिए इनका डाइजेशन देर से होता है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती। कोई भी फैटी चीज देख लीजिए, टेस्टी ही लगती है हमें स्वाद में। जितने भी दूध दूध से बने प्रोडक्ट हैं वो टेस्ट में अच्छे होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि इनसे जल्दी सलाइवा का सीक्रेशन नहीं होता, और सिक्रीशन नहीं होगा तो इसलिए हमें भूख भी नहीं लगेगी। जब जल्दी जल्दी खाने की भूख कब लगती है कि बार बार हमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ठोस चीज है, अगर उसको ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं तो फिर हमें फिर मन करता है कि अरे अभी पेट, मन भर गया लेकिन पेट नहीं भरा, फिर हम थोड़ी देर में फिर घूम फिर के खाने लगते हैं। लेकिन चिकनाई खाने की वजह से पूड़ियां ही, तली हुई पूड़ियां खा ली, फिर उसके बाद हमें भूख नहीं लगती, पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे पेट भरा भरा सा। लास्ट आता है इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो फॉस्फोलिपिड है, मैंने इसके, आपने देखा यहाँ पे क्लासिफिकेशन में बताया था कंपाउंड लिपिड के, फर्स्ट वन देखिए बीच में फॉस्फोलिपिड। तो ये 9th पॉइंट देखिए, इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कैसे? जो फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, जो मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर जाना है सेल के, कौन सा नहीं जाना, उसमें ये हेल्प करता है और निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है और कौन सा नहीं। अब देखिए, अब इसका जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ओबेसिटी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओबेसिटी कैसे हो सकता है इसमें। तो ओबेसिटी इसलिए हो सकता है क्योंकि जब वसा की कमी होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी को पूरा करेंगे, और जो कि ओबेसिटी का मेन कारण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हमें वसा जो है प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। फिर आएगा, इससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी देखी जाती है क्योंकि इससे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। आर्थियोस्क्लेरोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरीज में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, अगर इसकी, क्योंकि वो लचीली नहीं रहेगी अगर वसा की प्रचुर मात्रा अगर हमारी आर्टरीज तक नहीं पहुंची, जिससे कि हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है एक्सेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ एडीई के, हमारे शरीर में इन चारों विटामिनों की कमी हो जाएगी क्योंकि ये वसा में ही घुलनशील हैं। अगर ये
इन चारों की वसा अगर प्रचुर मात्रा में टोड स्किन, स्किन में जो देखे होंगे आपने, ड्राई स्किन दिखने लगती है या फिर डेंड्रफ जैसा झड़ने लगता है स्किन पे, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सेसिव होने से, जिसको बोलते हैं पाइनोडर्मा। एक बार ये पेपर में आया था कि पाइनोडर्मा कौन से न्यूट्रिएंट से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है स्किन रिलेटेड डिसीजेस। एक बार रफली पढ़ लेते हैं लिपिड को, तो प्रोटीन आ गया। लिपिड्स देख लीजिए, चिकनाई युक्त पदार्थ एनर्जी प्रोवाइड करता है। 3 प्रोडक्ट से मिलकर बना है, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके डाइजेशन से 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। 1 ग्राम लिपिड से 9.3 kg कैलोरी एनर्जी मिलती है। डेली रिक्वायरमेंट 20 ग्राम पर डे। 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सोर्सेज हैं एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में आएगा सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड, जिसमें आते हैं फैट एंड ऑयल, वैक्स। कंपाउंड में आता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटियोलिपिड। ड्राइव्ड में आता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और स्टेरॉल्स। अलग अलग इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस बताई गई है, शरीर में कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, कौन कौन सी क्रिया में हेल्प करते हैं। इनका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और एक्सेसिव डिसऑर्डर बताया गया है। सॉरी ना, मुझसे गलती हो गई है, आप लोग देखिएगा, ये जो डेफिशिएंसी डिसीज है ना, वहां पे एक्सेसिव आएगा, और जहां पे एक्सेसिव है वहां पे डेफिशिएंसी आएगा। ये एक शब्द की गलती हो गई है आपस में, इन्हें देख लीजिएगा। बस अभी यहीं तक पढ़ना चाहेंगे कि मैं आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी शुरू करा दूं? यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। कोई एक जन अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। पढ़ा दीजिए मैम, पढ़ा दीजिए, अभी टाइम है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें फर्स्ट वन इज विटामिन। तो देखिए, सबसे पहले 1912 में फंक नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन नाम दिया था। किसको? विटामिन को। विटामिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाइटल और अमाइन, यानी कि वाइटल मतलब जीवन, अमाइन मतलब नाइट्रोजन। जो सबसे पहले इतने सारे विटामिन है, उनमें से सबसे पहले वेरी वेरी जो विटामिन है उसकी खोज हुई थी। ये जो विटामिन है ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल और एक फैट सॉल्यूबल। ध्यान देंगे इसमें, जो फैट सॉल्यूबल है वो कौन से? ए, डी, ई, के। वाटर सॉल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। इसकी खोज किसने की थी? 1915 में। विटामिन को मैकुलम, ये नाम आता है मैकुलम, MACOLLUM। और फंक नाम का साइंटिस्ट, इन दोनों को याद रखिएगा। इन्होंने 1915 में इसका वर्गीकरण किया था। ये जो फैट सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल है, किसने किया था? 1915 में मैकुलम नाम के साइंटिस्ट ने। फिर देखिए कि विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, जैसे कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, ग्लूकोज में, प्रोटीन का हुआ था, अमीनो एसिड्स, अभी इसका हुआ था लिपिड का। लेकिन विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, ये जिस फॉर्म में होते हैं बॉडी से उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसकी जरूरत बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, लेक्टेशन टाइम, यानी कि जब मदर फीड कराती है बच्चे को उस टाइम पे, और एक बच्चे की ग्रोइंग एज में, यानी कि टीन एज जिसे बोलते हैं, उसमें इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। सिर्फ 3 कंडीशन में। विटामिन का जो मुख्य कार्य देखा जाता है बॉडी में, वो क्या होता है? बॉडी प्रोटेक्शन में इनका कार्य होता है। और जो सोर्सेज हैं इसके, वो क्या है? वेजिटेबल और फ्रूट्स। अब यहाँ देखेंगे विटामिन का क्लासिफिकेशन। जो फैट सॉल्यूबल हैं, फैट सॉल्यूबल कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। इनका साइंटिफिक नेम देख लेंगे। जो विटामिन ए है उसको बोला जाता है रेटिनोल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के आएगा कोएगुलेटिव विटामिन। उसके बाद अब आता है बी कॉम्प्लेक्स।
जिसमें आप देखेंगे विटामिन B1 को बोला जाता है थियामीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 बोला जाएगा नियासिन। अब 4 नहीं है, इसके बाद कौन सा है? 5। 5 6 7 लगातार है, फिर 8 नहीं है, उसके बाद 9, फिर 10 11 स्किप है, फिर 12। तो विटामिन 5 कौन सा होता है? पेंटोथेनिक। विटामिन B6 थायरोडॉक्सिन, 7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड एंड 12 साइनोवालामाइन। और सी, विटामिन सी को साइंटिफिक नेम से क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एक बार आप सभी देख लीजिए चार्ट। जो फैट सॉल्यूबल है ADE जो वाटर सॉल्यूबल। रोटेट कर दीजिए। एक्चुअली ये पिक्चर ना मुझसे मैंने शायद गलत क्लिक कर ली है। नहीं दिख रहा है क्या ढंग से? मैम स्क्रीन रोटेट करेंगे तो हो जाएगा। जी मैम, मोबाइल हम कर लेंगे मैम, मोबाइल में फिक्स। एक बार और घुमाइए मैम। ये तो हो आप सब लोग अपना मोबाइल ही घुमा लीजिए ना। हाँ ये भी सर ठीक है। मोबाइल, यस मोबाइल मैम को घुमाने पढ़ा को लेने बोल दो। दिया। नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, इस पे वापस से ऐसे ही हुआ जा रहा है। कोई हो दिक्कत गया नहीं मैम, मैम। हम लोग कर लेंगे मैम, कोई बात नहीं। हाँ बस आज के लिए ना यहीं तक टॉपिक था, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि कहीं कंफ्यूज ना हो गए हो। तरीके के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से प्रोटीन का रिच सोर्स कौन सा है। तो वहां पे दे दिया आपको कि ऑयल, एग और दाल दे दी आपको। तो उसमें दालें सबसे रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन का, तो आपको दालों पर टिक करना होगा। ये कभी नहीं आता जी कि जी, अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, उसमें दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, ये नहीं आएगा। जैसे दही जमने में कौन सा प्रोटीन होता है, ऐसे टाइप से। हाँ जी। जी ओके मैम। बाकी का और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ लीजिए। आज की क्लास का मैटर बस इतना ही था। मैम ये जो अमीनो का जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है ना, हाँ जी, हाँ जी। जो नाम है उनका हिंदी का नाम थोड़ा बता सकेंगे तो अच्छा होगा। कुछ चीजों का नाम ना वही होता है। मेरा नाम माधवी है तो वो माधवी रहेगा ना, उसको मैं हिंदी में बोल लूं चाहे इंग्लिश में बोल लूं तो ऐसे ही